तो जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत बेहद स्वागत है आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म में। मैं सी रूपक मिगलानी, आपका साथी, आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका होस्ट, स्वागत करता हूं आपके ही इस फेवरेट से चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि 11वीं में अपना फाउंडेशन बनाना कितना कितना महत्वपूर्ण होता है। क्लास 11 सीबीएसई में मैं बात करूंगा अकाउंटेंसी की। बेसिकली अकाउंटेंसी में आपका फाउंडेशन बनाना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और यही जो आप फाउंडेशन बनाते हैं यही आपको आगे चल के, चाहे वो 12th क्लास हो, चाहे वो सीए फाउंडेशन हो, चाहे वो किसी कॉलेज लेवल की बात हो, चाहे वो मास्टर्स की बात हो, चाहे कॉरपोरेट हो या जॉब में, कोई भी जॉब में वाली बात हो, दोस्तों हर जगह आपको ये फाउंडेशन काम आएगा। और ये फाउंडेशन नहीं रहा तो बिल्डिंग नहीं बन पाएगी। तो आप क्लास 11th में नींव रखने जा रहे हैं। जी हाँ, क्लास 11th में आप यहाँ पे अपना एक स्ट्रॉन्ग नींव फाउंडेशन बिल्ड करेंगे। इसलिए ये वीडियो पहले लाने का मकसद ये होता है कि आप क्लास 11th को बहुत ज़्यादा सीरियस भी अगर नहीं ले रहे तो बहुत भी ज़्यादा लाइटली मत लो। ठीक है, तो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म, वेलकम टू दिस वंडरफुल सेशन where we're going to talk about the fixing of the foundation, a class 11 accounting master class before class 12 takeover। मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप लेते हुए चलूंगा कि कहाँ पे कौन सी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे कौन सी चीज़ 12वीं में काम आएगी। तो ये एक सेशन ऐसा बनाया गया है जहाँ पे आप कोई गलती ना करें क्लास 12th में। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं बिना कोई वक्त गवाए। दोस्तों, एक बार देखते हैं क्या क्या हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहला द फॉरेंसिक ऑडिट, यानी कि यहाँ पे हम बात करेंगे अ लाइव एक्टिविटी, फाइंड द हिडन एरर्स इन अ करेक्ट ट्रायल बैलेंस दैट टेलीज परफेक्टली बट लाइज कंसेप्चुअली। मेरे बच्चों, ट्रायल बैलेंस आप जब आगे बढ़ते हैं क्लास 11th में तो वहाँ पे एक चैप्टर होता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एक ऐसा मुख्य द्वार होता है जो कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ओर लेके जाता है। उस द्वार से ही होते हुए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाना होता है। और ट्रायल बैलेंस का अगर द्वार बंद है तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना सकते। इसके अलावा एक चीज और है कि ट्रायल बैलेंस मैच भी अगर हो गया तो भी ऐसा नहीं बोल सकते कि 100% चीजें करेक्ट है। इसलिए मेरे बच्चों, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। तीसरा, हम बात करेंगे द बिग थ्री मिस्टेक्स, द थ्री कंसेप्चुअल ट्रैप्स दैट कॉस्ट स्टूडेंट्स द मोस्ट मार्क्स इन क्लास 12 एग्जाम्स। कुछ ट्रैप्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा जहां पे बच्चा फंस जाता है 12वीं में, लेकिन वो कंसेप्ट होता है 11वीं का, राइट। तो ये मिस्टेक्स हम ना करें तो अच्छा है, और इसलिए आपके सामने पहले इसे एड्रेस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, डेबिट क्रेडिट स्पीड डेटिंग, यानी कि डेबिट क्रेडिट को लेकर जो संभावनाएं बनती हैं मिस्टेक्स की, उसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट, द क्लास 12 ब्रिज, व्हाई फिक्सिंग दिस फंडामेंटल्स नाउ इज नॉन नेगोशिएबल फॉर पार्टनरशिप एंड कंपनी अकाउंट्स। यानी कि मेरे बच्चों, क्लास 12 की जब मैं बात करता हूं तो दो मुख्य चीज वहां पे देखी जाती है आपके सिलेबस में, पार्टनरशिप अकाउंट्स एंड कंपनी अकाउंट्स, राइट। पार्टनरशिप अकाउंट्स को अगर आपको ठीक प्रकार से सॉल्व करना है, कंपनी अकाउंट्स को आपको ठीक प्रकार से सॉल्व करना है, तो कुछ फंडामेंटल्स में आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ओके, तो इसलिए हमें ये चीज समझना होगा कि आगे कहां पे मिस्टेक हो सकती है, राइट। तो उसके लिए क्लास 11 के कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे समझने होंगे। ओके, द नेक्स्ट इज द मिस्टेक लॉक, लीव विद अ पर्सनल एक्शनल प्लान योर डाउट्स नेम एंड टारगेट विद प्रॉमिस टू फिक्स देम। आगे मैं आपसे बात करूंगा, अगर आपको कोई चीज में दिक्कत हो रही है, रिपीटेटिवली आप मिस्टेक, अभी तो नहीं हो रही है क्योंकि ये तो शुरुआत है 11वीं की, परंतु आगे चल के आपको अगर ये मिस्टेक होती है तो उसके लिए एक प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए जहां पे आप मिस्टेक्स नहीं करें। तो मुझे आशा है, उम्मीद है, विश्वास है, यहां तक आप सभी मेरे साथ जुड़े हुए। मैं आपको अब लेके चलता हूं आगे की जर्नी की ओर। नंबर वन, द फोरेंसिक ऑडिट। A tele trial balance lands on your desk. The total match perfectly, but hidden inside are three fundamental errors that make the profit figures a complete lie. बच्चों, ये पहले तो ये समझिए कि इसको फॉरेंसिक ऑडिट का नाम क्यों दिया गया है। ठीक है,
आगे चल के देखिए, जब मैं 11वीं की बात करता हूँ और 11वीं में बेसिक अकाउंटिंग की बात करता हूँ, तो बेसिक अकाउंटिंग की शुरुआत होती है डेबिट क्रेडिट से, डबल एंट्री सिस्टम। 11वीं पूरा बेस्ड है डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर, मतलब डेबिट बराबर क्रेडिट होना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि आपने अकाउंटिंग सही की है। परंतु अगर इसके विपरीत है, अगर डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं है, तो उसे हम सही नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ मैचिंग मिस्टेक है अमाउंट को लेकर। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस एक ऐसा स्टेटमेंट है जो आपको ये बताता है कि आपका डेबिट और क्रेडिट क्या बराबर है। अगर बराबर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लेकिन डेबिट क्रेडिट अगर बराबर नहीं है तो दिक्कत है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आगे ले जाने के लिए। परंतु अब यहां पे बात आती है, इसे फॉरेंसिक क्यों कहा गया। मेरे बच्चों, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका डेबिट और क्रेडिट का टोटल, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर हो, परंतु उसके बाद भी कोई कंसेप्चुअल मिस्टेक हुई हो जिसके कारण आपके फाइनेंशियल्स ठीक प्रकार से नहीं बने हो। इसका मतलब आपको उसको छानबीन अच्छे से करना पड़ेगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं जो आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है। अकाउंट्स, डेबिट, क्रेडिट, वेजेस अकाउंट, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। मेरे बच्चों, अब मान के चलिए कि जो मशीनरी अकाउंट है, अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम बहुत सारी चीजें देखते हैं। रेवेन्यू नेचर ऑफ एक्सपेंस, कैपिटल नेचर ऑफ एक्सपेंस। ठीक है, अगर मैं मुझे मुझे आपको संक्षेप में बताना हो कि रेवेन्यू नेचर एक्सपेंस क्या होता है। रेवेन्यू नेचर एक्सपेंस वो होता है जो कि साल के दौरान सेल को, प्रॉफिट को कमाने के लिए किया जाता है। कैपिटल नेचर एक्सपेंस ये होता है जिससे फायदा आपको एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा मिल रहा हो। रेवेन्यू नेचर एक्सपेंस जिसमें फायदा आपको एक अकाउंटिंग पीरियड के दायरे में ही मिल रहा हो। दिस इज द डिफरेंस। तो ऐसे में कौन से खाते रेवेन्यू कहलाएंगे, कौन से आइटम कैपिटल कहलाएंगे, ये इसे जानना बड़ा आवश्यक होता है। ठीक है, अब फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे जो वेजेस अकाउंट लिखा हुआ है, वेजेस अकाउंट 45,000 लिखा हुआ है। अगर ये वेजेस इंस्टॉलेशन का एक्सपेंसेस है तो ये मशीनरी अकाउंट में जाना चाहिए, ये कैपिटल नेचर है, ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर ये वेजेस अकाउंट ऐसा लिखा हुआ है 45,000, इसका मतलब इसको रेवेन्यू ट्रीट कर लिया हो, राइट। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम ट्रायल बैलेंस बनाने गए तो यहाँ पे कोई अंतर नहीं आएगा। मिस्टेक हुई हुई है कि वेजेस अकाउंट में 45,000 दिया हुआ है, परंतु उसे जाना चाहिए मशीनरी में। डेबिट का टोटल तो सेम हो रहा है, चाहे वेजेस लिख के 45 लिखो, मशीन को 2 लाख लिखो, या मशीन को पूरा 2,45,000 लिखो, डेबिट क्रेडिट तो बराबर होगा। यस और नो? यस सर। तो मेरे बच्चों, दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे यू गाइस, दैट ये जो वेजेस अकाउंट और ये जो मैं बात कर रहा हूँ रेवेन्यू नेचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कुछ इस प्रकार की मिस्टेक हो सकती है। अब ये तो मैंने एक उदाहरण दिया। उदाहरण किस चीज का? ट्रायल बैलेंस भले ही मैच हो रहा है, बट डिफरेंस किस चीज का आ रहा है? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का। बट द पॉइंट, तो मेरे बच्चों, ये हमें समझना होता है और यहीं पे बच्चे मिस्टेक करते हैं। और ये एक पहला पॉइंट मैं आप सबको ये बता रहा हूं कि अगर 11वीं में आप इस चीज को नहीं समझ पाए तो फिर आपको दिक्कत है। नंबर 1, ओके, सो रिवीलिंग द 3 हिडन एरर्स। Here is what most students miss: 3 conceptual violation behind a perfectly balanced trial balance. 3 conceptual clarity जो कि मैंने अपने अनुभव के हिसाब से यहाँ पे जॉट डाउन किया है, जहाँ पे आप लोग मिस्टेक करते हैं। सबसे पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो मैं आपको बताया, वेजेस पेड फॉर मशीनरी इंस्टॉलेशन शुड बी डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। वाई? हम आगे जब बढ़ते हैं, एसेट को उसको अपनी ऑपरेशनल कंडीशन में लाने के लिए जो भी खर्चा होता है वो एसेट में ही डेबिट करता है। दिस इज व्हाट वी लर्न फर्दर, राइट। एंड वेजेस में नहीं करते हैं, तो इंस्टॉलेशन वेजेस फॉर्म पार्ट ऑफ द एसेट। यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ड्रॉइंग ट्रीटेस एज बिजनेस एक्सपेंस। हाँ हाँ हाँ, मेरे बच्चों, मुझे एक चीज बताओ, तुमने एक कैपिटल लाई, आप लोग ने 1 लाख रुपए की कैपिटल लाई। 1 लाख रुपए की कैपिटल में आपने 10,000 रुपए खर्च करने के लिए निकाल लिए। अब 10,000 रुपए जो खर्च किए वो पर्सनल खर्चा है, फैमिली के लिए आपने कुछ कपड़े लाए, अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने लेके गए, तो ये सारे जो खर्चे हैं, ये खर्चे आपके पर्सनल नेचर है। तो हम जब अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं तो अकाउंटिंग में हम ये देखते हैं कि भैया बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट एक नाम की चीज होती है।
जो कि बोलता है कि बिजनेस इज अ सेपरेट आइडेंटिटी। गॉट द पॉइंट? बिजनेस इज अ सेपरेट आइडेंटिटी, और उसके चलते पर्सनल नेचर और बिजनेस नेचर एक्सपेंस शुड बी डिफरेंट। गॉट द पॉइंट? दैट्स ट्रू। Error number 3, concept versus arithmetical accuracy. The books tally, but the profit figure is factually wrong. A balanced trial balance only proves arithmetic accuracy, it never proves वही बात जो मैंने पहले एरर पे बताई कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी के वजह से कंसेप्चुअल भी अगर हिले हुए तो भी ट्रायल बैलेंस मैच कर सकता है, बट उसको आपको समझना है। अब की टेक अवे in class 12th, a tallied balance sheet does not mean you are right. Concept accuracy always beats arithmetical accuracy. अगर आपकी बैलेंस शीट टैली होते हुए दिख रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरीके से सही है। राइट? दिस इज द की टेक अवे जो हम बात कर रहे हैं। Are you there with me, guys? Yes or no? If you want to write down this, you can write. Let's take a pause of 30 seconds so that you can write all these things or take a snap. All right, let's go ahead. Next is big three mistakes. The three categories of errors account for the majority of lost marks in class 12. अब हम यहाँ पे तीन मेजर मिस्टेक्स की बात करेंगे जहाँ पे आपके क्लास 12th में मार्क्स कम होने की संभावना पैदा हो जाती है। नंबर 1, मॉडर्न अप्रोच वर्सेस ट्रेडिशनल अप्रोच। मेरे बच्चों, जब हम जब डबल एंट्री सिस्टम की बात करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम से अकाउंटिंग इक्वेशन का उजागर हुआ। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम से रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट की चीजें आई। राइट और रॉन्ग? राइट है ना? डबल एंट्री सिस्टम से बहुत सारी चीजें आई। तो मेरे बच्चों, जैसे हर सिक्के के दो पहलू हैट्स एंड टेल्स, वैसे ही हर ट्रांजेक्शन के दो पहलू, वो है डेबिट एंड क्रेडिट। तो इसमें दो रूल्स, दो अप्रोचेस फॉलो होती है, ट्रेडिशनल अप्रोच वर्सेस मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बात करते हैं। मॉडर्न अप्रोच में हम कितना एसेट इंक्रीज होगा, कितना वो होगा, ये हम बात करते हैं। अब मेरे बच्चों, चाहे जो अप्रोच फॉलो करो, चाहे जो अप्रोच फॉलो करो, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। आप अगर रटेंगे, सिर्फ रटेंगे, तो फिर आप यहाँ पे बहुत भारी मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है? अब रटना किसको मैं कह रहा हूं? रटते बच्चे कैसे? मशीन अकाउंट है, हमेशा डेबिट होगा। बिल्डिंग है, हमेशा डेबिट होगा। ठीक है? सैलरी है, हमेशा डेबिट होगा। सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गया तो मेरे बच्चों, बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती नई नई अकाउंट्स में आपको देखने को मिलेगी अगर आप रटेंगे, तो ये मिस्टेक मत करिएगा। अब इसके लिए एक निमोनिक आपके सामने मैं लेके आया हूं। ठीक है? व्हेन इन डाउट अबाउट विच साइट टू रिकॉर्ड एन एंट्री, रन इट थ्रू द क्लियर फ्रेमवर्क। ये है निमोनिक क्लियर। इट मैप्स एवरी अकाउंट टू द अकाउंटिंग इक्वेशन इंस्टेंटली। क्लियर मतलब, हम यहाँ पे देखो बच्चों, 5 वोकैबलरी है अकाउंट्स की। क्या है? 5 वोकैबलरी, 5 टर्म है, इसी में पूरा ब्रह्मांड अकाउंट का घूमता है। Capital, liabilities, expenses, assets and revenue. So clear stands for capital. अगर कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज ऑन द क्रेडिट साइड, क्योंकि ओनर्स इक्विटी ग्रोज व्हेन प्रॉफिट इज मेड। लायबिलिटीज, लायबिलिटीज अगर इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीजेज ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक? एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे तो इंक्रीज ऑन द डेबिट साइड। एसेट इंक्रीज हो रहे तो डेबिट साइड। रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है क्रेडिट साइड। तो ऐसे अगर आप इसको निमोनिक की तरह फॉर्म में लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, परंतु मेरा हमेशा यही आपसे सलाह रहेगा, यही आपको एक सजेशन रहेगा कि बच्चों इसे पहले समझ ले, फिर इस फ्रेमवर्क को, निमोनिक को अच्छे से आप पढ़े। गेटिंग अ पॉइंट? यस। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं लेक्चर की शुरुआत में बोल दिया था कि कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें आपको दिक्कत हो सकती है। This single concept is responsible for the most 8 mark losses in class 12 exam. बच्चों, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा अगर आपने कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के डिफरेंस को अच्छे से नहीं समझा तो।
स्टूडेंट कंसिस्टेंटली ट्रीट मेजर रिपेयर्स अपग्रेड्स एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट एज एक्सपेंस व्हेन दे शुड बी कैपिटलाइज्ड। क्या होता है कैपिटलाइज्ड का मतलब एसेट में जोड़ना है, ठीक है। रिपेयर बच्चा सुनता है ना, क्या करता है, पीएनएल में डेबिट करना है। क्यों? क्योंकि वो रट लेता है रिपेयर हमेशा डेबिट होगा, कहाँ, पीएनएल में। तो मेरे बच्चों ये चीज नहीं ऐसे रटते, आपको कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। ये क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू, बट द पॉइंट, वन रॉन्ग क्लासिफिकेशन एंड पूरा क्वेश्चन रॉन्ग। लेट्स गो अहेड। सो चलिए एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे एक डिसीजन रूल यहाँ पे मैं बना के लाया हूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, मैं आपको सिर्फ एक ब्रीफ दे रहा हूँ, हमें इसे बहुत अच्छे से समझना है आगे। एड्स टू द अर्निंग कैपेसिटी, वो खर्चा जो अर्निंग कैपेसिटी में आपका सुधार लाए या आपकी लाइफ को इंक्रीज करने में सुधार लाए, ठीक है। एंड ये रिकॉर्ड किया जाता है एसेट साइड में, नॉट पीएनएल। तो नई मशीनरी होगी कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसके इंस्टॉलेशन और फ्रेट, यानी कि किसी भी मशीन को आपको उसकी ऑपरेटिंग कंडीशन में अगर लाना है तो वो खर्चा आपका कैपिटलाइज्ड होता है। मेजर ओवरहॉल एक्सटेंडिंग एसेट लाइफ, ठीक है। लीगल फीस फॉर प्रॉपर्टी इक्विजिशन, कोई लीगल खर्चा है आपको प्रॉपर्टी एक्वायर करने का, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। नेक्स्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? दैट मेंटेन्स द करंट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एन एसेट, ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस इन द पीनल अकाउंट फॉर द करंट ईयर ओनली। भाई आपका जो करंट ईयर का खर्चा है, वो खर्चे जो आपको करंट ईयर के प्रॉफिट या रेवेन्यू कमाने में मदद किए, सिर्फ वो खर्चे आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रूटीन मेंटेनेंस सर्विसिंग, लगता ही लगता है। आपकी कार अगर आप कार को सर्विसेज में देना पड़ता है भाई थोड़े थोड़े समय में, तो वो क्या है? दैट्स अ सर्विसिंग कॉस्ट, दैट इज अ रूटीन थिंग, राइट। लेकिन अगर कार रास्ते में कोई खराब हो गई, बहुत ही ज्यादा कुछ दिक्कत हो गया, ठीक है, तो वो क्या है? दैट इज कैपिटल। तो मेरे बच्चों ऐसे यू डिसाइड, एंड हमारी क्लास में बहुत ढेर सारे फनीस्ट एग्जाम्पल्स लेते हैं और हम बात करते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में, और हमें बहुत मदद करती है ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अच्छे से समझने के लिए। व्हाट द पॉइंट? यस और नो? टाइप इन यस इन द कमेंट बॉक्स। नाउ द वन क्वेश्चन टू आस्क, डज दिस expenditure extends the life or increase the capacity of the asset? क्या ये एक्सपेंडिचर लाइफ को बढ़ा रहा है या इसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर रहा है? अगर हाँ तो कैपिटल है, ना तो रेवेन्यू है। अब कॉमन कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू ट्रैप, ठीक है। इंस्टॉलेशन, यहां पे आप फंसते हो। मैं शुरुआत की स्लाइड से इंस्टॉलेशन के बारे में पीछे पढ़ा हूं, वेजेस के बारे में पीछे पढ़ा हूं, क्योंकि यहां पे आप फंसते हो। वेजेस आपको कब एसेट की लाइफ में ऐड करना है और कब आपको वेजेस को पीएनएल में डेबिट करना है, ये सब आप अगर नहीं समझ पाए तो दिक्कत है। वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग अ ट्रैप का मतलब ये हुआ कि आप रेगुलर पुताई उताई करवा रहे हो, तो पुताई करवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, उससे कोई एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं होगी या लाइफ इंक्रीज नहीं होगी दीवारों की। इट्स जस्ट आप रेगुलर करवाते हो सर्विसिंग, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लीगल फीस फॉर द प्रॉपर्टी, हमेशा देखा गया है पीएनएल में आप पाओगे कुछ ऑडिट एक्सपेंडिचर, लीगल एक्सपेंडिचर, ये सारी चीजें आपको पीएनएल में डेबिट साइड मिलते हैं। यस, तो डेबिट साइड मिलते हैं तो आप ये सोचते हैं कि पीएनएल खर्चा है, रेवेन्यू खर्चा है, बट ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है वो लीगल खर्चा क्या प्रॉपर्टी के लिए है, कोई एसेट एक्वायर करने के लिए है। अगर हाँ तो दैट इज व्हाट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज। ऑलराइट, ऑलराइट। द हिडन एडजस्टमेंट्स, तीसरा बिग मिस्टेक, hidden adjustments. Class 11 trial balance are loaded with amplified information, percentage, dates, fractions that requires to calculate something that isn't written out for you. बच्चों क्या होता है, कई बार आपको चीजें सीधी सीधी नहीं दी जाती, कई बार आपको चीजें निकालनी होती है, ठीक है। जैसे हम जीएसटी वाला चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो जीएसटी में कभी कभी लिखा रहेगा कि भाई इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, इंक्लूसिव मतलब उसमें टैक्स भी एडेड है, एंड यू हैव टू डिफरेंशिएट व्हाट इज द टैक्स अमाउंट एंड व्हाट इज द टैक्सेबल वैल्यू। गॉट द पॉइंट? यस। अब हिडन एडजस्टमेंट्स के लिए हमको क्या करना रहता है? ट्रेन योरसेल्फ टू फॉलो दिस 4 स्टेप्स एवरी टाइम यू पिक अप एन एडजस्टमेंट क्वेश्चन। आप अगर अपना एडजस्टमेंट क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें आप ध्यान रखिए, स्टेप ध्यान रखिए। मिस एनी ऑफ दम एंड मेक्स डिसअपियर, कुछ भी इसमें से मिस मत करिए। स्कैन फॉर परसेंटेज,
क्वेश्चन में देख ले कहीं पे परसेंटेज लिखा है क्या, जैसे 10% ऑफ लोन, इसका मतलब 10% क्या है, इंटरेस्ट है। 10% क्या है, इंटरेस्ट है। तो एनी परसेंटेज इन द ट्रायल बैलेंस और नोट्स इज अ सिग्नल। 10% loan of 1 lakh means 10,000 of interest must be accrued if unpaid. Never skip the calculation. It is always tested. तो इसको ध्यान रखना, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, इट्स इंटरेस्ट। चेक फॉर डेट्स। A loan taken on October 1st in March 31st financial year means only 6 months of interest is due. आप इंटरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं तो आप हमेशा साल आपके दिमाग में आता है कि पर एनम पर एनम पर एनम, बट यू हैव टू चेक द डेट्स बिकॉज कई बार ऐसा होगा कि साल का नहीं होगा, 6 महीने का होगा, 3 महीने का होगा। यू हैव टू कैलकुलेट एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू अकाउंट फॉर इट। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर अक्टूबर के बारे में दिया है, लोन अक्टूबर में लिया है, अक्टूबर से 31 मार्च आपको कैलकुलेट करना है। वाई 31 मार्च? फाइनेंशियल ईयर वहीं क्लोज हो रहा है। बट द पॉइंट, look for fractions and ratios. Provisions for doubtful debts expressed as fractions of debtors require careful computation. ओके, तो कहीं पे रेशियोज आया, कुछ हुआ, तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ग्रॉस प्रॉफिट 10% है, तो यू हैव टू ऑन द बेसिस ऑफ दैट रेशियो यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट और मे बी हाउ टू कैलकुलेट द सेल्स थ्रू ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। नेक्स्ट इज वेरीफाई प्रीपेड वर्सेस आउटस्टैंडिंग। बच्चों, ये यहाँ पे बच्चे बहुत फंसते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे मिस्टेक मत करिएगा, नहीं तो भैया दिक्कत है, ठीक है। सो इंश्योरेंस पेड इन एडवांस ऑफन कवर्स द नेक्स्ट ईयर। आइडेंटिफाई द पीरियड। अब आपको ना पूरे पीरियड को स्प्लिट करना पड़ेगा, उसमें से निकालना पड़ेगा कि भैया कौन सा अगले साल के लिए, कौन सा इस साल के लिए। देन यू हैव टू क्लासीफाई इट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड प्रीपेड एक्सपेंस, राइट। गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसे आपको हिडन एडजस्टमेंट्स में काम करना होता है। इसकी स्नैप ले लीजिए, देख लीजिए, ये आपको बहुत काम आने वाला है। यस गाइस। ओके, तो अब देखिए क्विक रेफरेंस आपके लिए, इसे एक बार देखिए। मेमोराइज दिस 4 पैटर्न्स। ट्रिगर इन क्वेश्चन, क्या ट्रिगर रहेगा? 10% लोन, क्या कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट। अकाउंट कौन सा अफेक्ट होगा? डेबिट, इंटरेस्ट, क्रेडिट, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, ठीक है। इंश्योरेंस पेड 12,000 12 महीने के लिए, 2 मंथ नेक्स्ट ईयर का, मतलब प्रीपेड कितना हो गया? 2 महीने का। कैसे कैलकुलेट किया? 12,000 डिवाइड बाय 12 मतलब 1 महीने का 1,000 इंटू 2 2,000, ठीक है। तो एक बार ये आपके लिए क्विक रेफरेंस है जो मैंने अभी आपसे पहले बात किया, ठीक है। इसका भी आप स्नैप ले लीजिए, इसको भी आप ध्यान रखिए, तो चीजें आपको ना बहुत बेहतर तरीके से क्लिक होते चलेगी, आप रिलेट करते चलोगे। अकाउंट्स का मजा तब ये है जब आप उसे रिलेट कर सके, राइट। अब डेबिट क्रेडिट स्पीड डेटिंग मतलब क्या बच्चों? इसमें बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप कई बार क्या होता है, रट लेते हैं चीजों को कि भाई डेबिट ही होगा, क्रेडिट ही होगा। नहीं, आपको जैसे मैंने क्लियर निमोनिक्स बताया, वो क्लियर निमोनिक्स आप अप्लाई कर सकते हैं, परंतु उसको पहले आपको समझना जरूरी है, राइट। इन आर क्लास, इन आर सेशंस, वी डू नॉट बिलीव इन मगिंग अप द थिंग्स, एटलीस्ट मगिंग अप विदाउट अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। बिकॉज अभी कर लोगे यार, लेकिन आगे का क्या है? आगे मिलोगे आप फिर वापस कभी दुनिया में, कभी टकराओगे कि सर ये तो नहीं पता था या ये तो नहीं बताया था, अच्छा नहीं लगेगा, राइट। सो गाइस, ऑलवेज मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द डेबिट क्रेडिट रूल एंड देन अप्लाई। तो इसका मतलब यही है कहना यहां पे, एक बर्ड आई व्यू आपके लिए, इसे देखिए जरूर, पॉज लीजिए, इसे देखिए, देन वापस इसको अच्छे से समझते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? ये लायबिलिटी है, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी कैसे हो रही है।
किसी को सैलरी पे करना बाकी है, जो आपका दायित्व है, जो आप आगे निभाने वाले, अभी तक निभाए नहीं लेकिन ड्यू हो गई है, ठीक है, तो ये क्या है, ये क्रेडिट होगा। क्यों? एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट येट पेड, राइट, मतलब इनकर्ड हो गया है। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है? एसेट है। अब आप लोग सैलरी आएगा, इंश्योरेंस नाम सुनोगे तो आपको लगेगा एक्सपेंस है, तो हमेशा क्या कर दोगे, उठा के पीएनएल में डेबिट कर दोगे, ठीक है। पीएनएल को हिट कर, चलो पीएनएल को हिट करना है लेकिन लायबिलिटी को हिट नहीं कर पाओगे आप, या एसेट को हिट नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। बैड डेब्ट्स मतलब कोई हमें पैसा देने वाला था, डुबा दिया, लेकिन बाद में भगवान की तरह आ गया और पैसे दे दिया। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हो गया। क्या हो गया? ये रेवेन्यू हो गई, पीएनएल में क्रेडिट साइड जाएगा। तो आपको ये पता रहना चाहिए क्यों ऐसा हुआ, तब आपके इसके इफेक्ट जान पाएंगे, ठीक है। ड्राइंग्स, पर्सनल नेचर एक्सपेंस, ये पता रहा तो आपको पता रहेगा कि कैपिटल में इसका क्या इम्पैक्ट होता है। कैपिटल में से डेबिट करते हैं, मतलब इसे रिड्यूस किया जाता है, राइट। तो दोस्तों ऐसे आपको चीजें समझना पड़ेगा। और कॉमन मिसकंसेप्शन क्या होता है कि मैनी स्टूडेंट्स क्लासिफाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एज अ लायबिलिटी, right? But however, it reduces the debtor figure on the asset side of the balance sheet. This you have to अंडरस्टैंड। क्योंकि मेरे बच्चों, जो हम अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, तो अकाउंटेंसी में पढ़ते हैं हम अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मेन मकसद क्या है? अकाउंटिंग का मेन मकसद है ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमको किसी ना किसी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना है, वो उसे प्रयोग करेगा, यूज में लाएगा, अपने निर्णय लेगा, डिसीजंस लेगा। तो ये सब कैसे पॉसिबल है? जब उसके पास प्रॉपर तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल हो। दैट्स द कैच, ओके। अब आप इसे एक बार देखिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ठीक है। क्या हुआ है? सैंड्री डेटर्स लिखा है 50,000, उसमें से माइनस किया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। एक एक्स अमाउंट लेगा, हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेंगे, तो नेट रिलायजेबल वैल्यू कितनी आई? 47,500, 47,500, okay. So this how you make the decision, this how you have to understand the things. Let's go ahead. Class 12 bridge, ये क्या है? Class 12 bridge में मेरे बच्चों, हाँ, कैसे क्लास 11 क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट होता है? पार्टनरशिप अकाउंट्स। पीएनएल अकाउंट अगर नहीं समझ में आए तो आगे चल के हमें ये पता है कि पार्टनरशिप अकाउंट को दो तरीके से बनाते हैं, उसमें पीएनएल बनाते हैं और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पीएनएल एंड पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हम बनाते हैं वो आप तभी बना पाओगे जब आपको पीएनएल अकाउंट का कंसेप्ट पता हो, अदरवाइज आप नहीं बना पाओगे, ठीक है। और भी चीजें जहां पे काम आएगा आपको दूसरा नॉलेज 12th में, बट ये एक एग्जांपल पार्टनरशिप में कैसे अफेक्ट हो रहा है। कंपनी अकाउंट्स, द कंसेप्ट ऑफ शेयर कैपिटल बिल्ड्स डायरेक्टली ऑन योर क्लास 11 अंडरस्टैंडिंग ऑफ। अब देखो कंपनी अकाउंट में क्या बात होती है? शेयर कैपिटल के बारे में, ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी शेयर कैपिटल को तभी समझ पाओगे जब आप कैपिटल को ठीक प्रकार से समझ पाए कि कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड क्यों होता है, कैपिटल में नेट लॉस रिड्यूस क्यों होता है, कैपिटल में ड्रॉइंग्स को क्यों रिड्यूस करते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट। So you will be able to understand only when you will be able to understand share capital in company accounts only when you understand about the capital very well. That has been taught to you in class 11th accountancy. But the point, let's go ahead. चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपको डिफरेंस आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि भैया चार्ज का मतलब क्या होता है और एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। वो डिस्ट्रीब्यूशन कब मानते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट जब होता है तब उसे एप्रोप्रिएशन बोलते हैं क्लास 12 में। ये कैसे पॉसिबल है? व्हेन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज पीएनएल बेटर इन क्लास 11th। द मिस्टेक लॉक, दिस इज द मोस्ट पावरफुल 5 minutes ऑफ द सेशन। अच्छा चलो ये करते हैं। हाउ टू यूज योर मिस्टेक लॉक, ठीक। राइट वन थिंग दैट ऑलवेज कंफ्यूज्ड यू। इज इट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आउटस्टैंडिंग वर्सेस प्रीपेड? Name it, write the rule next to it, own it before the exam finds it first. मेरे बच्चों सबसे पहले लिखो जो टॉपिक आपको कंफ्यूज करता है। दूसरा, राइट द अकाउंट दैट ट्रिप्स यू अप, बी स्पेसिफिक। नो आई डोंट अंडरस्टैंड एडजस्टमेंट बट आई ऑलवेज गेट डेप्रिसिएशन ऑन प्रो रेटा बेसिस। अब क्या है, कौन सा अकाउंट? अब डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी कौन सी चीज आपको परेशान करती है? अमोर्टाइजेशन या डेप्रिसिएशन या क्या, ठीक है। तो आपको ये सब
वो करना है, आप पर्सनल प्रॉमिस करो, आई विल रिजॉल्व दिस बिफोर वी मूव टू पार्टनरशिप। अब आप इसको रिजॉल्व करोगे पार्टनरशिप को मूव करने से पहले। मतलब ये एक एग्जाम्पल दिया हूं कि आपको जब भी ये दिक्कत हुई तो ये आप एक एक क्रिएट करो, अपने आप से प्रॉमिस बनाओ, ठीक है, कि मैं ये मिस्टेक अपनी सॉल्व करूंगा ये चीज को होने से पहले, ये चैप्टर पे आने से पहले, देन यू विल बी एबल टू डू द थिंग्स बेटर। ठीक है, तो ये कॉमन मिस्टेक लॉग है, आप एक बार देख सकते हैं। ऑलराइट, तो मेरे दोस्तों ये सारी मैंने चर्चा की जहां पे ये कुछ मिस्टेक्स होती है 11वीं की जो बहुत इंपॉर्टेंट है 12वीं के लिए, जो नहीं होना चाहिए। मुझे आशा है, उम्मीद है, विश्वास है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, आपने बड़े मजे लिए होंगे और जरूर से इसे अच्छे से देख के वापस समराइज करिए, आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलेंगे हमारे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टाटा गुड बाय, जय हिंद दोस्तों, रूपक मिगलानी साइनिंग ऑफ।